हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम करने वाले हैं सितंबर अटेम्प्ट के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व जो सीए इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किया था इन दी सीए फाउंडेशन एग्जाम। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं व्हाट विल बी द टोटल इनकम। इनकम कैलकुलेट करनी है हमें, टोटल इनकम, इफ़ द वैल्यू ऑफ एपीसी इज़ 0.45 एंड टोटल कंजम्पशन इज़ 900। तो अब इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है एपीसी, पहले उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी बाय वाई, सो इट इम्प्लाइज 0.45 इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय एक्स। बेसिकली हमें वाई निकालना है, तो 900 डिवाइडेड बाय 0.45 होगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जो इनकम आ रही है वो आ रही है 2000 रुपीज़, जो हमें ऑप्शन में मिल जाएगी। आंसर इज बी। आपके एग्ज़ाम में जनवरी टाइम में क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि ए पी सी ही कैलकुलेट करने को बोला है और सी ही गिवन है, ए पी सी सी। नहीं तो आई एम श्योर, आई होप यू रिमेंबर, ए पी एस भी हो सकता था क्वेश्चन में, विच इज़ एस अपॉन वाई। तो वहाँ पे क्या फॉर्मूला लगता है कि वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, तब दो फॉर्मूले लगते हैं। मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कंजम्पशन गिवन है या सेविंग्स गिवन है। ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे व्हाट विल बी द जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो, जो हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी। व्हाट मैटर्स इज कि हमें गिवन क्या है, पहले वो देखते हैं। हमें गिवन है जी एन पी एट एमपी। तो जो हमें गिवन है, हमें गिवन है जी एन पी एट एमपी, और मुझे कैलकुलेट करना है जी डी पी एट एमपी। तो इन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस होता है? डी और एन, डोमेस्टिक और नेशनल। मुझे यहाँ पे माइनस करना होगा एन एफ आई ए। सो जी एन पी एट एम पी क्वेश्चन में गिवन है 1100। क्या एन एफ आई ए गिवन है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डायरेक्टली गिवन है 200 रुपीज़। सो 1100 माइनस 200, आंसर इज 900। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कोई रोल नहीं था। इट वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो, जिस बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पेपर स्कैन करके भेजा, उस बच्चे ने देखो अच्छे से हाईलाइट करा नॉट, जो मैं क्लास में बहुत बार बोलती हूँ। जब भी ऐसे नेगेटिव क्वेश्चन हो, इनको ज़रूर हाईलाइट करो, नॉट। इनमें से कौन सा करेक्ट फॉर्मूला नहीं है, देखते हैं। सबसे पहला एन एन पी एट एम पी इज इक्वल टू जी एन पी एट एम पी माइनस डेप्रीसिएशन। इसमें कौन सा चीज़ टैली नहीं हो रही? ये है नेट और ये है ग्रॉस। तो नेट और ग्रॉस में किस चीज़ का डिफरेंस होता है? डेप्रीसिएशन का। तो ये तो ट्रू है कि नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। सेकेंड में किस चीज़ का डिफरेंस है? नेशनल और डोमेस्टिक, और उसमें एन एफ आई ए ऐड हुआ है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू है। थर्ड है एन एन पी एट एम पी जी डी पी एट एम पी। तो इसमें कौन सा लेटर टैली नहीं हो रहा? पहला भी नहीं हो रहा। तो पहले के लिए नेट और ग्रॉस के लिए डेप्रीसिएशन माइनस होना चाहिए। दूसरा भी नहीं टैली हो रहा, नेशनल और डोमेस्टिक। तो इसमें हमें एन एफ आई ऐड होना चाहिए, ये भी ट्रू है। अब आंसर तो डी है, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। एन एन पी एट एम पी और एन डी पी एट एम पी, नेशनल और डोमेस्टिक में डेप्रीसिएशन नहीं होता, एन एफ आई ए होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो आंसर इज डी, बिकॉज वो फॉल्स है। Question number 4, the state level estimates are prepared by the state income units of the respective states. Which organization is primarily responsible for this task? बच्चों, ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 नेशनल इनकम का। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि स्टेट लेवल पर कौन नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। Question number 5, business whose fortune is closely related to the rate of economic growth is referred to as। कह रहे वो बिजनेस जो कंट्री की जीडीपी पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जीडीपी ग्रो होती है तो हमारा बिजनेस भी ग्रो होता है, जीडीपी नहीं ग्रो होगी तो हमारा भी नहीं ग्रो होगा। ऐसे बिजनेसेस को हम बोलते हैं साइक्लिकल बिजनेस। Question number 6, during what time the production of weapons increase and most of the resources are diverted for their production। कह रहे ऐसा कौन सा टाइम होता है जब कंट्री के सारे रिसोर्सेज मतलब पैसा, इनपुट्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, सब वेपन्स बनाने में लग जाते हैं। ये कब होता है? ये होता है एट द टाइम ऑफ वॉर। सो दिस, ये है चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल में। ये है और लास्ट टॉपिक में कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल में, कि जब वॉर होती है ना, तो बाकी गुड्स की कंजम्पशन कम हो जाती है, बाकी गुड्स की कंजम्पशन सफ़र करती है, कंज्यूमर गुड्स की कंजम्पशन। In the recovery phase of the business cycle, the process of reversal is initially felt in the। कह रहे जो लास्ट फेज होता है बिजनेस साइकिल का, रिवर्सल, सबसे पहले रिकवरी कौन से स्टेज में आती है? इट इज़ एक्सपीरियंस्ड इन दी लेबर मार्केट। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ हैं, लेबरर्स हैं, जो अग्री कर जाते हैं। बेसिकली ऐसे होता है बिजनेस साइकिल का फेज। तो जब हम बिल्कुल ट्रोफ पे आते हैं, तो सबसे पहले इट इज़ दी लेबरर, कहना ना रिकवरी फेज। तो डाउन फॉरवर्ड के बाद ये रिकवरी कब आती है?
इट इज़ द लेबरर जो सबसे पहले अग्री हो जाते हैं कम पैसे में भी काम करने के लिए। तो सबसे पहले लेबरर्स हैं जो आगे आते हैं, जो झुक जाते हैं एट लोअर वेजेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल फेस कर चुके होते हैं और अब उनके पास पैसे नहीं होते सर्वाइवल के लिए भी। सो दे आर रेडी टू वर्क इवन एट वेरी लो वेजेस। इस वजह से प्रोडक्शन को बूस्ट मिलती है और हम दोबारा से अपवर्ड ट्रेंड की तरफ बढ़ते हैं। Question number 8. Sarah is considering purchasing a used car from a private seller named John. John claims that the car is in excellent condition, has never been in an accident. However, John कह रहे कि कार बहुत बढ़िया है, लेकिन John is aware that the car had a damage in the past, but he has repaired it without disclosing this information to Sarah. Sarah buyer है, John seller है। इतना सा लाइंस पढ़ के मैं रियलाइज़ कर लिया मैंने, ये है चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन, मार्केट फेलियर से रिलेटेड है कि क्योंकि सेलर को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो वो उस इन्फॉर्मेशन को छुपाने में कामयाब हो गया। कह रहे व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज इलस्ट्रेटेड ओवर हेयर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मॉरल हज़ार्ड्स है नहीं, दिस इज़ मार्केट पावर नहीं, मार्केट पावर होती है मोनोपोली, दिस इज़ अ लेमन्स प्रॉब्लम। लेमन्स प्रॉब्लम क्या होती है बेसिकली कि मार्केट इज़ फुल ऑफ सेकेंड हैंड कार्स जो आप मार्केट में लेने जाओगे ना, वो सारी थोड़ी सी या तो उनमें कोई प्रॉब्लम है जो आप इमीडिएटली नहीं देख पाओगे, या उनमें कोई ऐसा डैमेज हुआ था जिसको आप अच्छे से उन्होंने कवर अप तो कर दिया बट वो डैमेज्ड है, वो सिर्फ किसी एक पर्सन को पता है। सो इट इज़ रिलेटेड टू लेमन्स प्रॉब्लम। Question number 9. When there is a fall in the level of investment and employment, producers do not recognize the pulse of the economy. कह रहे इन्वेस्टमेंट फॉल होनी स्टार्ट तो हो जाती है पूरे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट, लेकिन कई प्रोड्यूसर्स को अभी लगता है कि नहीं हम डाउनफॉल की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो ये कौन सा स्टेज होता है, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में एम्प्लॉयमेंट वगैरह फॉल होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बायर्स ने अपनी डिमांड कम कर दिया, बट प्रोड्यूसर्स को थोड़ा टाइम लगता है रियलाइज़ करने में दैट येस अब हम डाउनफॉल की तरफ ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10. विच इज़ द टर्म फॉर द लोएस्ट पॉइंट, ये भी चैप्टर 5 था, दिस इज ऑल्सो चैप्टर 5। कह रहे व्हाट इज द टर्म फॉर द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई एंड प्रोडक्शन इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, ट्रोफ और डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11. कह रहे रिचर्ड मसग्रेव ने 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी इंट्रोड्यूस करी थी डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन अ मार्केट इकोनॉमी। व्हाट आर दीज ब्रांचेस, कि गवर्नमेंट के 3 रोल्स होते हैं, गवर्नमेंट के 3 रोल्स होते हैं, allocation, redistribution or stabilization. So answer is B. 12th, under which Supreme Court verdict do the union and the state legislatures have equal, simultaneous and unique powers to make laws on GST? GST पे लॉ बनाने की इक्वल पावर है अब, ये किसने बताई है हमें, सुप्रीम कोर्ट ने। और ये कौन सी वर्डिक्ट थी, दिस वाज May 2022 वर्डिक्ट। मैंने कई बार क्लास में बच्चों को बोला है, सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स के लिए हर सब्जेक्ट के एंड में जो समरी गिवन है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी समरी का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं अंडर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक डेट मैनेजमेंट, एक्सटर्नल डेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, एक्सटर्नल डेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। देखो आरबीआई की ड्यूटी होती है इंटरनल डेट को मैनेज करना, गवर्नमेंट का चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है ये। और एक्सटर्नल डेट के लिए ना अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन है कि मैम बीटेक करें या सी। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो बी और सी में से मेरे अकॉर्डिंग सी बेटर है, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में तो बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसका कौन सा डिपार्टमेंट है जो एक्सटर्नल डेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द प्राइमरी डेफिसिट इज 20,500 crores, net interest liabilities are 3,500, what will be the fiscal deficit? पीडी का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, क्या होता है पीडी का फॉर्मूला होता है एफडी माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। सो पीडी इस क्वेश्चन में गिवन है 2,500, एफडी हमें निकालने और नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी भी 3,500 गिवन है, तो हमें एफडी जो कैलकुलेट करना है इसको हम यहाँ ले जाएंगे, ऐड हो जाएगा, तो आंसर विल बी 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स ऑफ द Indian Constitution contains specific provisions regarding the distribute of finances among states? कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा क्लॉज है जिसमें ये लिखा हुआ कि स्टेट्स में कैसा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, किस स्टेट को कितना देगी, किस बेसिस पे देगी। चैप्टर नंबर 7, आंसर इज सी, आर्टिकल नंबर 268 to 281, समरी का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है fiscal deficit minus net interest liability, such a straightforward question.
फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, आंसर इज 22,000 करोड़। और ये क्वेश्चन करके मुझे ऐसे लगा कि क्वेश्चन भी शायद स्टडी मटेरियल की बैक एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन दे रखा है। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करने आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17th, all revenue received, loan raised and all the money which is received by the government are credited to the, कह रहे जो भी पैसा गवर्नमेंट को रिसीव होता है वो कहाँ जाता है, आंसर इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आंसर इज कंसोलिडेटेड फंड, सारा पैसा कहाँ आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है लोगों के पास, इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अप ग्रोइंग है, तो उस केस में क्या गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देगी, फॉल्स, गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं, इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत जीडीपी बहुत बढ़ रही है। इम्प्लीमेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स एंड रिड्यूस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्या गवर्नमेंट अपना हाथ पीछे करेगी, क्या गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करेगी, विल इट रिड्यूस इट्स ओन स्पेंडिंग, तो ये तो ट्रू होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहे इट विल लेवी न्यू टैक्सेस एंड रेज द रेट्स ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस, ये भी ट्रू है कि क्या गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के टाइम पे न्यू टैक्सेस और इंट्रोड्यूस कर सकती है, यस, ताकि उनसे पैसा लेगी और वो पीपल को दे देगी। अब मैं आपको बताती हूँ बी और सी में से कौन सा मोर अप्रोप्रिएट होगा, पहले आगे भी बढ़ते हैं। डी, विल इट इंक्रीज द गवर्नमेंटल बोरोइंग्स टू स्टिमुलेट डिमांड, ये तो नीड नहीं है, क्या इकोनॉमी को डिमांड स्टिमुलेट मतलब बूस्टअप, क्या और ज़्यादा डिमांड को बूस्टअप करने की नीड है, नहीं, ऑलरेडी इकोनॉमी इन्फ्लेशन में। देखो बी और सी में से बेटर ऑप्शन विल बी सी, आई टेल यू वाई। व्हाट एक्शन कैन बी टेकन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग ना ऑल ऑफ अ सडन रिड्यूस नहीं कर सकती है, क्या गवर्नमेंट अपने स्टाफ को कह सकती है कि हमने आपको हायर तो कर लिया, सब हम आपको निकाल रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के लिए ना खर्चे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, गवर्नमेंट अपना हाथ पीछे नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभानी है। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन हो रही है ना, तो इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, लोगों की डिमांड ज़्यादा है, उन पर टैक्सेस लगा दो, तो बी और सी में से कौन सा ऑप्शन बेटर है, सी, आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, चैप्टर नंबर 7 फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के पास क्या क्या टूल्स होते हैं, टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट और गवर्नमेंट का बजट, आंसर इज बी। ए क्यों नहीं होगा, ए में टैरिफ लिखा है, टैरिफ होता है कस्टम लॉ, वो फिस्कल पॉलिसी नहीं ट्रेड पॉलिसी का पार्ट है। सी क्यों नहीं होगा, मॉनेटरी पॉलिसी भी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं होता, एक्सचेंज रेट्स भी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं होता, इसलिए आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द रिजर्व रेशियो इज 0.10, कह रहे हैं लीगल रिजर्व रेशियो इज 0.10 and there is an increase in the reserves by 1000, there is an increase in the reserves by 1000 मतलब आरबीआई ने रिजर्व मनी इंक्रीज कर दिया है, हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी बेस भी कह सकते हैं, हाई पावर्ड मनी भी कह सकते हैं, 1000 रुपीज़ से बढ़ा दिया। कह रहे व्हाट विल बी द चेंज इन द मनी सप्लाई, कह रहे मनी सप्लाई पे क्या असर होगा इसका, तो इस क्वेश्चन में आई कैन क्लियरली सी कि मुझे मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है मनी सप्लाई कितनी बढ़ेगी ड्यू टू राइज इन दी मॉनेटरी बेस। अब मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 लीगल रिजर्व रेशियो, सो मैं इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देती हूँ। 1 लीगल रिजर्व रेशियो हो गया 1/0.10, रिजर्व्स कितने बढ़ाए हैं 1000, तो ये हो जाएगा डेल्टा एम बी, तो ये हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सो बचा हमारे पास आंसर विल बी, ओह मैंने गलती से ना ये जो 1000 गिवन है रिजर्व्स बढ़े हैं, रिजर्व्स मतलब मॉनेटरी बेस 1000 से बढ़ा है, ये 1000 न्यूमरेटर में नहीं आएगा, 1000 डिनोमिनेटर में आएगा, ये जो मैंने 1000 यहाँ लिख दिया, एक गलती से यहाँ लिख दिया, मॉनेटरी बेस बढ़ा है ना 1000 से, देखो मुझसे ये गलती हुई, आपसे भी हो सकती है, मुझे ये गलती पता है रियलाइज़ कैसे हुई, क्योंकि आंसर आया 100। अरे मनी मल्टीप्लायर तो ये कहता है ना कि मनी सप्लाई कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी, तो आंसर तो 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर मैं ऑप्शंस देख रही हूँ तो आंसर 10,000 होगा, हो ही नहीं सकता 100 10,000, क्योंकि लीगल रिजर्व रेशियो 0.10 है, तो बट वैसे फिर भी यहाँ पे हो जाएगा 0.10 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1000, और अब मैं इसको अगर कट करूँगी तो आंसर आ जाएगा 10,000, सो मनी सप्लाई विल बी 10,000। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, सबसे पहला डज इट प्रोवाइड अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ट्रू, इसका मतलब होता है हर गुड और सर्विस को आप मनी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, येस ट्रू, इट कैन बी यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, इट सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, येस, यूनिट ऑफ अकाउंट और मेजर ऑफ वैल्यू सेम होता है, हर गुड को आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। इट इज़ ईजिली रिप्रोड्यूसेबल बाय पीपल, फॉल्स, आप मनी को कॉपी नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है हमें उसको फोटो कॉपी करना, प्रिंट करना, उसकी कॉपी रिलीज़ करना।
Question number 22. Concept of aversion of risk is propounded by risk theory. This is chapter number 8, unit 1. Risk theory was given by Friedman's. जो लास्ट में थ्योरी थी ना रिस्क थ्योरी, इट वाज गिवन बाय टॉबिन. फ्रेडमैन ने तो दी थी रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी. आंसर इज टॉबिन. जेम्स टॉबिन ने दी थी रिस्क अवर्जन थ्योरी कि लोग अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करके चलते हैं. अगर उन्हें ज़्यादा रिस्क लगता है तो वो शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते, वो मनी को होल्ड करना पसंद करते हैं. क्वेश्चन 23. व्हाट टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक? उसको हम बोलते हैं फिएट मनी, विच इज़ लीगल मनी, लीगल टेंडर मनी. नो बडी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट. Question 24. In an economy, money supply is 500, velocity is 5, T is 10,000, total number of transactions. Calculate the price. So इसमें equation कौन सी लगेगी? MV is equal to PT. So but the thing is 500, ये है 500 करोड़ और ये है 10,000 रुपीज़, या सॉरी 10,000 नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस. सो ये हो गया 500 करोड़ इंटू 5 इज इक्वल टू प्राइस है, प्राइस तो कैलकुलेट करना है, इंटू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इज 10,000. तो ये हो जाएगा 2500 करोड़ इज इक्वल टू 10,000 x. अब इसका मतलब हो गया 2500 इंटू, अब 1 करोड़ में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 10 ज़ीरोज़. 1 2 3 4 5 6 7. तो ये हो गया 10,000 x. अब यहाँ के 4 ज़ीरोज़ और इसके 4 ज़ीरोज़ कट करो तो कितना बचा यहाँ पे? 25. 1 2 3 4 5. सो दिस विल बी x इज़ 25 लाख. आंसर इज, इसमें तो बताओ इन्होंने ये भी कॉन्सेप्ट चेक कर लिया, बच्चा इस चीज़ को सॉल्व कर पाता या नहीं कर पाता. वो फर्स्ट तो नहीं जाता इसमें थाउजेंड्स और लैक्स में. सो आंसर इज बी. क्वेश्चन 25. इफ़ द मॉनेटरी बेस इज 2500 करोड़ through an open market operation by the central bank and the money supply is 1000 crore, calculate the money multiplier. Money multiplier का फॉर्मूला होता है, मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस. मनी सप्लाई क्वेश्चन में गिवन है 1000 करोड़ और मॉनेटरी बेस गिवन है 250. सो आंसर इज 4 टाइम्स. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आंसर इज 4 टाइम्स. क्वेश्चन नंबर 8 नहीं सॉरी 25 के बाद गाइज वो PDF में ना फाइल ऊपर नीचे थोड़ी सी 26 पे आते हैं. रिवर्स रेपो रेट इज लिंक टू द रेपो रेट इन द फॉलोइंग वे. रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में क्या रिलेशनशिप होता है? रिवर्स रेपो रेट से कम होता है. सो आंसर इज बी, रेपो रेट -1. रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो कम होता है रेपो रेट से. रियल मनी रेफर्स टू दी, रियल मनी कौन सी मनी होती है? जब हम नॉमिनल मनी को एडजस्ट कर देते हैं टू द प्राइस लेवल टू इन्फ्लेशन, तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है? रियल मनी का. Question 28. As on 1st February 21, how many RTAs are in force? Answer is B, 339 RTAs. Which of the following is the correct formula to calculate excess reserves? Excess reserves का formula क्या होता है? Total reserves minus required reserves. कि बैंक के पास total कितना पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, रखना कितना चाहिए था. मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल उनके पास रिजर्व्स है 1000, लीगली रखने की नीड है सिर्फ 800, सो 200 क्या है उनके? एक्सेस रिजर्व्स. क्वेश्चन नंबर 23. What does RBI publish every 6 months? Every 6 months RBI क्या पब्लिश करता है? डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कि कितनी इन्फ्लेशन है, एक्सप्लेनिंग दी सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन. RBI जो पब्लिश करता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट. क्वेश्चन ये हो गया था 30. नाउ 31st क्वेश्चन. NAFTA is a trade agreement signed between USA, Canada and Mexico. What does TRIPS stand for? TRIPS की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. दिस वाज आल्सो चैप्टर 9. दिस वाज आल्सो चैप्टर 9. क्वेश्चन 33 अगेन चैप्टर 9. सपोज द एक्सचेंज रेट बिटवीन INR एंड EUR चेंजेस फ्रॉम 1 यूरोज इज इक्वल टू 80. ऐसे लिख देते हैं हम यहाँ पे 1 यूरोज इज इक्वल टू 80 रुपीज़ एंड कह रहे अब हो गया है 85 रुपीज़. So what can be said about the value of INR with respect to year? तो हम इंडियन रुपीज़ के बारे में क्या बोलें कि अप्रिशिएट हुआ या डेप्रिशिएट? भले ही नंबर 80 से 85 हुआ है बट रुपी हैज़ डेप्रिशिएटेड. वाई? बिकॉज पहले 80 रुपीज़ दे के हमें 1 यूरो मिलता था, अब हमें और पैसे देने पड़ रहे हैं उनका सामान खरीदने के लिए. इसका मतलब उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गई है, हमारी करेंसी वीक हो गई है. सो आंसर इज बी.
क्वेश्चन 34, एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी क्या कहती है? एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी ये कहती है हमें कि हमें वो चीज़ बनानी चाहिए जिस चीज़ में हम कम रिसोर्सेज, अगर किसी चीज़ को हम कम लेबर आवर्स, लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी गुड एक्स को एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हम ले रहे हैं 8 आवर्स और दूसरी कंट्री ले रही है 10 आवर्स, तो हमारी है उसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज, मतलब हम जल्दी बना पा रहे हैं उस सामान को. सो आंसर इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स यूजिंग द सेम रिसोर्सेज एज द कॉम्पिटिटर्स. हम दूसरी कंट्री से अपने आप को कंपेयर करेंगे, सेम रिसोर्स यूज़ करते हुए अगर हम ज़्यादा सामान बना पा रहे हैं, जल्दी बना पा रहे हैं, सो इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एडवांटेज. और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34. नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन 35. फॉरेन कॉरपोरेशंस इन्वेस्ट इन इंडिया to benefit from the country's particular investment privileges such as tax breaks and lower salaries. कह रहे हैं यहाँ पे ना स्टाफ को हम लोगों को हायर कर सकते हैं लो सैलरी देके, तो इसलिए लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं. तो इस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ये भी है चैप्टर नंबर 9. एक तो होता है डायरेक्टली वहाँ बैठ के हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, उसको बोलते हैं ए. उसमें आपको टैक्स और लोअर सैलरीज मैटर नहीं करती. लोअर सैलरी का मतलब है आप यहाँ पे बिजनेस सेटअप कर रहे हो. सो आंसर इज सी. Can a tariff which a WTO member binds itself with a legal commitment not to raise the tariff above a certain level. कह रहे WTO members आपस में एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा तो हम कभी भी नहीं करेंगे. उसको हम कौन सा टैरिफ बोलते हैं? बाउंड टैरिफ. 37th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड? टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड दोनों पे कवर होता है, फूड प्रोडक्ट्स एंड नॉन फूड ट्रेडेड प्रोडक्ट्स. Question 38. What term is used for the rate between currencies Y and Z which is derived from the given rate of another set of two currencies? इसको हम बोलते हैं क्रॉस रेट. कि आपको x और y का एक्सचेंज रेट गिवन है, y और z का गिवन है, तो आप x और z का भी एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर सकते हो. ऐसे एक्सचेंज रेट्स को बोलते हैं हम क्रॉस रेट. कह रहे व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? कह रहे हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स फिजिकल एसेट्स. यस, उसमें आप यहाँ पे आके बिजनेस सेटअप करते हो. पोर्टफोलियो में यू आर ओनली बिल्डिंग अप योर फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स वगैरह, तो ये तो ट्रू है. बाकी ऑप्शन भी पढ़ते हैं. 2 में कह रहे हैं एफडीआई इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल एसेट्स, नहीं है, फॉल्स है. सी कह रहे हैं बोथ क्रिएट फिजिकल एसेट्स या बोथ क्रिएट फाइनेंशियल एसेट्स. तो आंसर इज ए, 39 का ए. 40th, on which date was the new industrial policy started? It was announced on 24th July 1991. Question 41, on which date the apex policy body making planning commission was replaced by नीति आयोग? अच्छा, आपके एग्जाम्स में जनवरी 10 में हो सकता है नीति की फुल फॉर्म आ जाए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. कह रहे कौन से ईयर में इन्होंने इनको रिप्लेस करा था नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को? इट वॉज 1 जनवरी 2015. Question 42, which government scheme supports and promotes organic farming as well as improvement of soil health? ये है गाइस चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन. आई कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन भी चैप्टर 10 का है. लर्निंग वाले क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड. कौन सी स्कीम में क्या लिखा है? इसका करेक्ट आंसर इज परम्परागत कृषि विकास योजना विच फोकसेज ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट. क्वेश्चन नंबर 43, विच स्कीम एम्स एट द एम्पावरमेंट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? आंसर इज उद्यमी भारत. क्वेश्चन नंबर 44, ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन कौन से सेक्टर में कवर होते हैं? आंसर इज टर्शरी सेक्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड साइंटिफिक कल्टिवेशन. बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं. कह रहे ग्रोइंग मोर क्रॉप्स बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड. ग्रीन रेवोल्यूशन में रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं थी, वो तो था लैंड रिफॉर्म्स. यूज़ ऑफ सॉइल फ्रेंडली ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन में पेस्टिसाइड्स भी यूज़ हुए थे. ग्रीन मैन्योर तो बाद में रियलाइज़ हुआ था जब हमें लगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं. सी डाइवर्सिफिकेशन टू हॉर्टिकल्चर, वो डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट है. ग्रीन रेवोल्यूशन फोकस्ड ऑन हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स. क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ मीथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम? एज यू कैन सी कई सारे क्वेश्चंस चैप्टर 10 के प्रोग्राम्स में से. चैप्टर 10 इज़ अ मेमोरी बेस्ड चैप्टर, इसमें लर्निंग बहुत है. मीथेनॉल इकोनॉमिक प्रोग्राम में कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ए कह रहे हैं कन्वर्टिंग द कोल रिजर्व्स इनटू मीथेनॉल, रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस emissions, रिड्यूसिंग द इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट बिल और कन्वर्टिंग द इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू मीथेनॉल. आंसर इज डी.
Question 47th, which of the following is true with respect to the National Data and Analytics Platform, that is NDAP? The correct option is to ensure data security, to facilitate and improve the access to Indian government data, to convert all government data into electronic form, और to form a national. इसका आंसर है to improve the access to Indian government data, ताकि सारा डेटा हमारा ऑनलाइन हो, हम इसे easily access कर पाए, हमें फिजिकल फॉर्म में ना रखना पड़े. Question 48. The India Development Update Report published in November 2022 is published by. This is also chapter 10. Answer is C, World Bank. What is the full form of DPIIT? It is Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Not industrial, industry and internal trade. Question number 50. 49 हो गया था 50. In which economy the material means of production are owned by the whole community represented by the state? उसको हम बोलते हैं socialist economy. Which of the following is related with the total arrangement for the production of distribution of goods? पूरा एक उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ पे पूरा एक अरेंजमेंट है, जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस भी हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद. क्वेश्चन 52. ये भी चैप्टर 1, ये भी चैप्टर 1. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्वेश्चन 53. सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1.2. इफ द प्राइस इंक्रीज्ड बाय 5%, then it is most probable price increased by 5%. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें गिवन है +5%. तो कह रहा है इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल दैट टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज और डिक्रीज. तो मुझे ऑप्शन में अगर टोटल रेवेन्यू दिखा है, इसका मतलब इसमें फॉर्मूला लगेगा टोटल रेवेन्यू का, जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई मेथड नहीं होता है. मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है जो इन्होंने गिवन है ना -1.2, इससे तो मैं ये सिर्फ यही जज करूँगी कि इलास्टिक डिमांड है प्रोडक्ट की. इलास्टिक कैसे? बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 1. तो ग्रेटर देन 1 इलास्टिक डिमांड है. क्वेश्चन में लिखा है प्राइस राइज हुआ है, पहले लॉ ऑफ डिमांड लगाएंगे. प्राइस राइज, डिमांड फॉल्स, और डिमांड बहुत ज़्यादा फॉल होगी क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इलास्टिक डिमांड है कि डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है. तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? कौन सी चीज़ ज़्यादा हैवी हो रही है, ज़्यादा हावी हो रही है? प्राइस का चेंज है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा गिर रही है, हेंस टोटल रेवेन्यू विल फॉल. तो जिस भी ऑप्शन में टोटल रेवेन्यू फॉल है, लेकिन ऑप्शन में मुझे एक और भी चीज़ दिख रही है, देव ऑल्सो आस्क्ड अबाउट प्रॉफिट. तो टोटल रेवेन्यू फॉल तो होगा, टीआर विल डिक्रीज, टीआर विल डिक्रीज. तो आंसर या तो बी है या सी है, क्योंकि टीआर तो पक्का डिक्रीज हो रहा है. प्रॉफिट, इस पूरे क्वेश्चन में जब आई वाज गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस, आई ओनली फाउंड ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कुछ एजम्पशन पर हमें आंसर करना पड़ेगा. प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट इस क्वेश्चन में बिल्कुल मैंशनड ही नहीं है, सिर्फ टोटल रेवेन्यू के बारे में मैंशनड है. अब उससे जज करना कि प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, क्वेश्चन में कह रहे हैं. अब समझो, अब इसको, अब ये मतलब कह रहे प्राइस इंक्रीज हुआ बाय 5%, हमने प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज करा है. आप समझ रहे हो डिमांड इंक्रीज होगी, फॉल होगी, और क्वेश्चन में ना कुछ थोड़ा सा हिंट है, डिमांड बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हो रही है. इट इज़ नॉट, इलास्टिसिटी इज़ नॉट 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स, 1.2 इज जस्ट थोड़ा सा ही फॉल हुआ है. क्वेश्चन में अब ये जज करना कि प्रॉफिट इसकी वजह से मेरा डिक्रीज होगा, क्योंकि आंसर या तो बी है या सी है. प्रॉफिट डिक्रीज होगा या प्रॉफिट इंक्रीज होगा. अब इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस अगर हम यूज़ करें तो हाई चांस है कि क्योंकि प्राइस 5% से इंक्रीज हुआ है और क्वांटिटी ज़्यादा फॉल हो नहीं रही है, तो देर आर हाई चांसेस दैट हिज प्रॉफिट विल इंक्रीज. आंसर विल बी सी. प्रॉफिट डिक्रीज होगा, कहीं ये कह सकते हैं मैम प्रॉफिट डिक्रीज होगा बिकॉज क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, बट बहुत ज़्यादा कम हो नहीं रही है ना, थोड़ा सा ही प्राइस राइज कर रहे हैं सेलर ने और क्वांटिटी थोड़ी सी ही गिरी है. अब इसमें एजम्पशन हम क्या ले रहे हैं टोटल कॉस्ट की, आई एम एज्यूमिंग टोटल कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट और प्राइस और क्वांटिटी ज़्यादा तो चेंज हुई नहीं है, तो जो प्राइस राइज है उसका इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा एंड देर आर चांसेस दैट इज नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज. सो आंसर इज इसका सी होगा. बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू वेट फॉर द आंसर की इशूड बाय ICAI, बट एज पर माई नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इट इज़ सी. इनफैक्ट मैंने इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करा. व्हाट डिड आई डू इज़ आई टुक एजम्पशंस ऑल्सो कि लेट द ओरिजिनल प्राइस बी 50 और इसको मैंने 5% से राइज कर दिया. लेट द ओरिजिनल क्वांटिटी बी कुछ भी 100 यूनिट्स. अब इलास्टिसिटी तो गिवन है 1.2, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग न्यू क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर ली. मैंने एक रैंडम
एक इमेजिनरी फिगर्स लेके भी अज्यूम करा तो आंसर यही आ रहा है दैट टोटल रेवेन्यू के इंक्रीज ही प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था उसमें कि क्वांटिटी ज़्यादा फॉल नहीं हुई है. क्वेश्चन 54th. प्राइस इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिटर्मिन्ड बाय मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. Question 55. Sarah runs a lemonade stall. Her decision-making process involves assessing the demand for her lemonade, pricing strategy, maximizing her profit within the limited scope of her small business. कह रहे सारा का अपना एक स्टॉल है, वो ये डिसीजंस ले रही है अपने बिजनेस के लिए जो डिसीजंस ले रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमी बिकॉज मैक्रो इज अ स्मॉल स्केल. पूरी द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 10. Price of a commodity is 10. At this price, quantity supplied is 500 units. Price elasticity of supply is 1.25. At what price the quantity supplied would be 20% more? 20% more मतलब 500 का 20% कितना हो जाएगा? 500 का 10% is 50, 20% is 100. मतलब वो कह रहा है क्वांटिटी 600 कब हो जाएगी तो उस समय प्राइस क्या होगा? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी. सो 1.25 इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी. डेल्टा पी इज न्यू प्राइस जो हमें पता नहीं है माइनस ओल्ड प्राइस इंटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी. तो ये हो जाएगा 1.25 इज इक्वल टू 100 अपॉन एक्स माइनस 10 इंटू 1/50. ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 8. तो 5x इज इक्वल टू 58. सो 58 डिवाइडेड बाय 5 आंसर शुड बी 11.6. प्राइस विल बी 11.6. इस बच्चे ने क्या टिक करा है? ए तो गलत हो गया. एक बार तुम लोग भी मुझे क्रॉस चेक करके बताना. 11.6 ही है ना? मैंने कैलकुलेशन सही करी है. इट विल बी 11.6. आई डोंट थिंक इट इज़ 8.4. Question number 57th. Mr. X and Y are rich rivals, and in a party, Mr. X wears an expensive dress. And on seeing it, Mr. Y, also has the same dress, decided to reject the use of the same dress further. Rather, Mr. Y will try to use an even more expensive, which effect this affects Mr. Y. चैप्टर नंबर 2 में ना हमने वेरियस इफेक्ट्स पढ़े थे डिमांड से रिलेटेड कि लोग कई बार तो ना दूसरों को कॉपी करते हैं. मेरे फ्रेंड ने कोई चीज़ यूज़ करी, मुझे भी अच्छी लगी, मैंने उस चीज़ की डिमांड बढ़ा दी कि मुझे भी वो चीज़ चाहिए. यहाँ पे कुछ और ही बात हो रही है कि किसी ने देखा कि यार उसने भी वही सेम एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी हुई है तो अब मैं ये तो नहीं पहनूंगा, मेरे पास भी सेम है, मैं इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव खरीदूंगा. दिस इज़ नोन एज स्नॉब इफेक्ट. चैप्टर नंबर 2 में ये सेम एग्जाम्पल हमारे स्टडी मटेरियल में भी गिवन है. डिफरेंस बिटवीन में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 58th question. If the income elasticity is greater than 1, such goods are known as. Greater than 1 income elasticity किसकी होती है? Luxury goods की. Question 59th. Demand function is given when price is 10, its price elasticity will be. ठीक है. Demand function given है 1000 minus 50p. और क्वेश्चन में प्राइस गिवन है 10. तो अगर प्राइस 10 होगा तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 1000 माइनस 500 विच इज़ 500. मतलब अगर प्राइस 10 है तो क्वांटिटी इज़ 500. आप प्राइस को 20 ले लो तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 0. और अब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगा दो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू. सो ये हो जाएगा -500 अपॉन -10 इंटू 1 अपॉन 50. तो ये भी कटा ये भी कटा तो आंसर इज -1. आंसर इज -1. Question number 60th. Which of the statement is false with respect to properties of indifference curve? Higher indifference curve means higher level of satisfaction. True. Indifference curve एक negatively sloped line होती है. Yes. True. Intersecting point. इसमें पूछा तो विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, बच्चे ने गलत आंसर टिक करा है. इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू इंडिफरेंस कर्व. तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. एंड इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये भी ट्रू है. सो आंसर इज सी. चैप्टर नंबर 2 हो गया. 60th क्वेश्चन. इंडिया की इकोनॉमी चेंज नहीं होगी ना इस वजह से. क्वेश्चन 61.
ये क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। कह रहे द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज ₹50। प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज ₹50। एट दिस प्राइस 10 kg ऑफ टी इज डिमांडेड। मतलब जब प्राइस 50 है तो कितनी टी डिमांड हो रही है? 10 kg। इफ़ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइजेज फ्रॉम 30 to 40। अब कॉफ़ी की बात हो रही है। कह रहे कॉफ़ी का प्राइस राइज हो गया है फ्रॉम 30 to 40। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी राइजेज फ्रॉम 10 to 15। कह रहे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी राइजेज फ्रॉम 10 to 15। क्या कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड बढ़ जाएगी? यस, बिकॉज टी एंड कॉफ़ी आर सब्सटीट्यूट्स। ऐसा क्वेश्चन बता रहा है मुझे कि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड बढ़ गई, तो इसका मतलब दोनों सब्सटीट्यूट्स हैं। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ टी। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा। क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड, जो कि मुझे क्वेश्चन में समझ आ रहा है, मुझे टी की क्वांटिटी लेनी है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर गुड, जो मुझे एग्जाम्पल में समझ आ रहा है कि मैं कॉफ़ी लूँगी। सो इसका हम फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, बेस में ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100। न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, बेस में ओल्ड प्राइस इंटू 100। और इससे हमारा आंसर आ जाएगा विच इज़ तो ये आंसर आ रहा है मेरा। इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी तो आंसर विल बी 1.5। और प्लस है या माइनस सब्सटीट्यूट्स हैं, एक का प्राइस भी बढ़ रहा है, डिमांड भी, पॉजिटिव रिलेशनशिप, आंसर विल बी प्लस 0.15 प्लस 0.15। सो आंसर विल बी, देखो बी और सी दोनों दे रखे, आंसर विल बी सी। बच्चे ने भी सही कैलकुलेट कर रखा है 1.5। क्वेश्चन 62, इफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर व्हाट विल बी द एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। फॉर्मूला पता होना चाहिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। सो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज है? 60% और एडवर्टाइजमेंट में कितना है? 20%। सो आंसर इज 3। क्वेश्चन 63, एट हायर लेवल्स ऑफ आउटपुट, हायर लेवल्स ऑफ आउटपुट इसका मतलब क्वांटिटी एट हायर लेवल्स ऑफ आउटपुट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम क्लोजर, बिकॉज इन दोनों की शेप क्या होती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होता है यू शेप और एवरेज टोटल कॉस्ट भी होता है यू शेप। कह रहे ये दोनों पास आ जाते हैं जब क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो गैप है वो क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो कह रहे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट स्मॉलर हो जाता है, इट अकाउंट्स फॉर रिलेटिवली स्मॉलर परसेंटेज ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट। तो आंसर इज ट्रू, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना तो एवरेज टोटल कॉस्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो लगातार गिरता रहता है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट जो है वो कम हो जाता है एटीसी में, और एटीसी एबीसी को मैच करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज एएफसी इज टू लो एट हाई क्वांटिटीज। क्वेश्चन 64, इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस इज लाइकली टू अकर व्हेन। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। कंज्यूमर सरप्लस ये है ना, मैं कितना देने को तैयार थी, आई वॉज रेडी टू पे 200 बट ही ओनली आस्क्ड फॉर 150, तो मुझे 50 का फ़ायदा हो गया, क्योंकि मैं तो वही दूंगी ना जो सेलर मुझसे प्राइस मांगेगा। सो कंज्यूमर सरप्लस और कब बढ़ जाता है? जब मार्केट में और प्राइस कम हो जाते हैं। प्राइस और कम हो गया तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस और बढ़ जाएगा। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन 65, विच टूल डज द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी एक तो होती है कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल। कह रहे हैं विच टूल डज द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कार्डिनल है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात करते हैं। इंडिफरेंस कर्व है जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। सो आंसर इज ए। 66th क्वेश्चन, फर्म प्रोड्यूसेस 5 यूनिट ऑफ आउटपुट एट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट of 4 per unit. For production of 10 units of output, average cost is 7. Average variable cost for producing 10 units of output is, ठीक है, हमें Q निकालना है, सॉरी हमें AVC निकालना है एट Q। पहले अब AVC का फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो वो होता है TVC अपॉन Q। ठीक है, Q तो मुझे गिवन है 10, मुझे TVC का फॉर्मूला ढूंढना है। फॉर्मूला क्या होता है TVC का? फॉर्मूला इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मुझे यहाँ से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगी, क्योंकि AFC का फॉर्मूला होता है TFC अपॉन Q। सो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5। तो मुझे TFC मिल गया विच इज़ 20।
TFC मिल गया 20 और TVC मुझे मिलेगा यहाँ से। TVC पूछा है, सॉरी मैंने यहाँ पे अरे मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया गाइस। ये फॉर्मूला TVC का फॉर्मूला क्या होगा, TC माइनस TFC। TC माइनस TFC, एक्चुअली मेरे दिमाग में TC चल रहा था, मैंने TC का फॉर्मूला लिख दिया। TC माइनस TFC, तो TC मुझे ढूंढना है, TFC मैंने ढूंढ लिया 20 और Q कितना है 10, तो TC ढूंढ लेते हैं। TC इनसे मिल जाएगा हमें, क्योंकि AC का फॉर्मूला होता है TC बाई Q। Q है 10, 7 इंटू 10 है 70, इसको हम यहाँ पुट करेंगे 70, तो आंसर विल बी 5। आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर इज 5। Question 67th, how is production distinguished from non-market activities performed within a household? कह रहे हैं इकोनॉमिक सेंस में जो प्रोडक्शन होती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमारी हाउस होल्ड के अंदर जो एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो रही हैं उनमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली दे इन्वॉल्व लव एंड अफेक्शन, दे आर एक्सचेंज इन द मार्केट, दे आर वॉलंटरी नेचर की होती है या इनटैंजिबल आउटपुट। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को हम जनरली बोलते हैं लव एंड अफेक्शन से, यही डिफरेंस होता है उनका। क्योंकि एक्सचेंज इन दी मार्केट, एक्सचेंज इन दी मार्केट का मतलब मार्केट में एक्सचेंज हो रही है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वॉलंटरी नेचर तो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी वॉलंटरी नेचर में करते हैं, मतलब चैरिटी वगैरह करते हैं इकोनॉमी में। हाउस होल्ड के अंदर जो काम हो रहा होता है ना, वो होता है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। कह रहे हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 68 एंड 69। 68, व्हाट इज द MP ऑफ द सेकेंड आवर ऑफ लेबर। MP ऑफ द सेकेंड आवर ऑफ लेबर, MP का फॉर्मूला होता है चेंज इन TP अपॉन चेंज इन Q। Change in TP 50 minus 20 upon change in Q, 2 minus 1, so answer is 30। 69th question, what is the AP for the third। AP निकालना है for the third, यहाँ पे हमें AP निकालना है। AP का फॉर्मूला होता है TP by Q और मुझे TP गिवन है 90 डिवाइड बाई 3, तो आंसर विल बी 30। एंड आई एम श्योर कई बच्चे एक बारी को अटक गए होंगे, दोनों क्वेश्चन का आंसर 30 है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, बट दोनों क्वेश्चन का आंसर इज 30। 70th question कह रहे हैं what term is used to describe cost that remains fixed over a certain range of output but suddenly jumps to a new। It is known as stair step variable cost। stair step का मतलब यही होता है कुछ समय तक फिक्स रहते हैं, then they jump to a higher level। Question 71, this was chapter number 3, again chapter 3, which of the following expenses is included in the cost of production and is an accounting cost। wages paid to the workers employed in the factory, ये तो अकाउंटिंग कॉस्ट होगी। दिस इज द ट्रू। अकाउंटिंग कॉस्ट में वही कॉस्ट ली जाती है ना जो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लग रही है, तो वेजेस जो आप वर्कर्स को पे कर रहे हो। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग, कॉमन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। देखो अकाउंटिंग कॉस्ट तो वही होती है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आप इनकर कर रहे हो, बट अकाउंटिंग कॉस्ट मेनली होती है रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कह रहे हैं विच आर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है रॉ मटेरियल, लेबर, सो आंसर विल बी वेजेस। कॉमन कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आई ना, वो तो ओवरहेड कॉस्ट हो गई। इसमें बेसिकली पता है इन्होंने दो चीज़ें एक साथ पूछ ली, डायरेक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया और अकाउंटिंग कॉस्ट का भी पूछ लिया, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट पूछ रहे हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लगेगी। आंसर इज ए। 72, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ संक कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संक कॉस्ट होती है जो हमने एक बार पास्ट में इनकर कर दी, जो हम बार बार नहीं इनकर करते, विच इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, जो बेसिकली पर प्रोडक्ट की वजह से नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से नहीं हो रही है। इट इज़ डन इन बल्क एंड फॉरगॉटन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट, सो आंसर इज 155 crores। Question number 73, when does the law of variable proportion become relevant, in the short run or in the long run। law of variable proportion लगता है short run में। 74th, decreasing returns to scale क्या होता है। पहली बात तो decreasing returns to scale long run में लगता है, और इसमें decreasing returns का मतलब होता है कि आउटपुट बढ़ तो रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इनपुट्स बढ़े हैं 10% से, तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, मतलब इनपुट 10% से बढ़े हैं, आउटपुट बढ़ेगा बट 10% से कम, इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। टोटल आउटपुट इंक्रीजेज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, सो आंसर इज बी। दिस वाज क्वेश्चन 74। 75th क्वेश्चन, मार्जिनल रेवेन्यू फॉर यूनिट 1 is 10, marginal revenue for unit 2 is 5, marginal revenue for unit 3 is 3। marginal revenue का मतलब होता है हर एडिशनल यूनिट बेचकर कितने पैसे आए हैं। what is the amount of total revenue, 10 plus 8 18, answer is 18। 76th,
विच मार्केट कवर्स अ वाइडर एरिया सच एज अ फ्यू सिटीज़, पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और अ क्लस्टर ऑफ स्टेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल मार्केट। यहाँ पे कंट्रीज़ की बात नहीं हुई है, इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही है, बड़ी सारी कंट्रीज़ की। नेशनल इज पूरी इंडिया जब कवर हो रही हो, ग्रुप ऑफ स्टेट्स। व्हेन शुड अ कॉम्पिटिटिव फर्म कंसिडर शटिंग डाउन इट्स ऑपरेशंस? पहली बात तो कॉम्पिटिटिव फर्म का मतलब होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। शट डाउन हम कब करते हैं? जब हमारी कौन सी कॉस्ट, सी शट डाउन पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट मैटर करती है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। ए में कह रहे हैं प्राइस आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है। प्राइस को आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर ही नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइस पर यूनिट होता है और टोटल तो फिर टोटल हो गई। प्राइस को हम हमेशा कंपेयर करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। कह रहे प्राइस इज बिलो ए बी सी, तो डेफिनेटली शट डाउन, क्योंकि हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही है। सो आंसर इज बी, आंसर इज बी। 78. Supply curve of a perfectly competitive firm in the short run is, सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व किससे रिलेटेड होता है? इट इज़ रिलेटेड टू दी मार्जिनल कॉस्ट कर्व। देखो हमारी एवीसी तो रिकवर, देखो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म क्या होती है? जो होती है प्राइस टेकर, मार्केट प्राइस डिसाइड करके उसको देता है। उसकी कॉस्ट कुछ भी हो, जैसे ही प्राइस मार्केट ने जो फिक्स करा है वो वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होता है तो वो सप्लाई करना शुरू करता है। और कितना सप्लाई करता है? एमसी के अकॉर्डिंग, वो अपनी मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग। तो इनका जो सप्लाई कब होता है वो होता है मार्जिनल कॉस्ट विच लाइज अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 79. 3 मेजर मैन्युफैक्चरर्स अल्फाटेक, बीटा मोबाइल डोमिनेट दी स्मार्टफोन मार्केट। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ओलिगोपॉली, क्योंकि ओलिगोपॉली में होते हैं 2 to 7 सेलर्स, तो सेलर सिर्फ 3 है मेजर, सो इसको हम बोलेंगे ओलिगोपॉली। 79th वी आर डन। कम टू क्वेश्चन 80th. इन रिकार्डोज व्यू व्हाट डज एक्सचेंज वैल्यू मीन्स? एक्सचेंज वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सब्जेक्टिव प्रेफरेंस, पावर इन एक्सचेंज और परचेजेबल कमोडिटीज इन जनरल। एक्सचेंज वैल्यू का मतलब यही होता है कि आप कितने चीज़ें को एक्सचेंज कर रहे हो अगेंस्ट सम अदर गुड्स। सो आंसर इज सी। ये भी एज फार एज आई रिमेंबर समरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 81. Talcum powder market is an example of which of the following market? It is an example of imperfect oligopoly. ये जो oligopoly का जो चैप्टर है ना, सॉरी मार्केट चैप्टर, इसमें जो बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों ने तो ये आर्ग्यू कर रहे थे गूगल पे कि ये क्वेश्चन गलत है, ये मोनोपोलिस्टिक होना चाहिए, ओलिगोपोली कहाँ से हो गई। हमारी बुक में जो एग्जाम्पल्स जिस मार्केट में दे रखे हैं ना, आपको उसी से ही याद करना है। टैल्कम पाउडर मार्केट को हमारी बुक के अकॉर्डिंग इम्परफेक्ट ओलिगोपोली का पार्ट माना गया। क्वेश्चन 82. अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंगेजेस इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉर इट्स प्रोडक्ट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिफरेंट लोगों से डिफरेंट प्राइस चार्ज करना। सो दिस इज पॉसिबल एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन सी मार्केट में पॉसिबल है? मोनोपोली। क्वेश्चन नंबर 83. और ये अब कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 4. What happens to the equilibrium price when there is a decrease in the supply with no change? तो कोई इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करते हैं ना, तो हमें ग्राफ बना के इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ना तो लॉ ऑफ डिमांड लगाना है, ना ही लॉ ऑफ सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम में ये होता है डिमांड डाउनवर्ड, सप्लाई, ये अभी प्रेजेंट इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में बोला है देयर इज अ डिक्रीज इन दी सप्लाई, सप्लाई को डिक्रीज कर दो। तो विद नो चेंज इन डिमांड, डिमांड को चेंज नहीं करना, तो न्यू इक्विलिब्रियम ये हो गया। सो आंसर विल बी प्राइस शुड राइज, क्वांटिटी शुड फॉल, प्राइस शुड राइज। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन 84. In case of demand decreasing and supply increasing, what is the expected impact on equilibrium price? दोबारा से equilibrium price की बात कर रहे हैं, तो हमें ग्राफ बना के ही आंसर करना है। ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व, ये हो गया हमारा एग्जिस्टिंग क्वांटिटी, एग्जिस्टिंग प्राइस। क्वेश्चन में कह रहे हैं डिमांड डिक्रीजिंग एंड सप्लाई इंक्रीजिंग। तो डिमांड को मैंने लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा है, सप्लाई को मैंने राइटवर्ड शिफ्ट करा है। तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा? इसमें प्राइस विल फॉल, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल। आंसर इज बी। ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 84। अब करेंगे हम क्वेश्चन 85। एक्चुअली पीडीएफ में ना पेजेस थोड़े से आगे पीछे हैं, सो प्लीज़ एडजस्ट। क्वेश्चन नंबर 85. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैनी सेलर्स सेलिंग। पहली बात तो मैनी सेलर्स होते हैं और उनके प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं या डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स to many buyers. So answer is B. 86th condition for equilibrium under perfect competition. यहाँ पे अगर लिखा होता है ना कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर मोनोपोली, हर मार्केट में इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेम है, विच इज
एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसे होता है, ये वाला इक्विलिब्रियम होता है, एम सी इज इक्वल टू एम आर, ये एम आर होता है, ये एम सी एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। क्वेश्चन नंबर 87, अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच ऑल द फॉर्म्स आर प्राइस टेकर्स, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन नंबर 88, किंग डिमांड कर्व, किंग किस में होता है, ओलिगोपोली में, किंग डिमांड कर्व। कह रहे इसमें किंग क्यों होता है, बिकॉज द सेगमेंट अबव प्राइस इज हाईली इलास्टिक, ये ऊपर फ्लैट होती है और नीचे स्टीप होती है, एंड बिलो इट इज इन इलास्टिक। इसको पता है, मैं अगर आपकी जगह हूँ ना एज अ स्टूडेंट, अब आप किंग डिमांड कर्व के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से करो, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में चांस है कि वो आपसे ये पूछ लें कि ये हाईली इलास्टिक क्यों है। ये इसलिए होता है क्योंकि ओलिगोपोली में हम फ्यू फॉर्म्स होती हैं, लाइक 4 फॉर्म्स है फॉर एग्जांपल। तो अगर कोई एक भी फॉर्म इक्विलिब्रियम के प्राइस से प्राइस राइज करेगा, प्राइस राइज करेंगे, सबके इधर प्राइस 50-50-50 है, ठीक है। कंज्यूमर्स आए आपसे सामान खरीदने, आपने उनसे 51 मांग लिया। लिमिटेड सेलर्स में यही होता है, प्राइस राइज नहीं कर सकते। आप प्राइस राइज करोगे, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम होगी, इलास्टिक डिमांड है। और लेकिन अगर आपने प्राइस फॉल करा, 49 करा, तो इलास्टिक नहीं होगा, क्योंकि 49 आपके करती, बाकी भी 49 कर देंगे। तो प्राइस फॉल पे ज़्यादा डिमांड आपकी चेंज नहीं होगी, बिकॉज इसको अगर मैं बोलूँ, प्राइस राइज इज़ नॉट फॉलोड बाय अदर्स, यू विल सफर अ लॉट, बट प्राइस फॉल इज़ फॉलोड बाय अदर्स, तो आपको कुछ ज़्यादा फायदा ही नहीं होगा, वहाँ पे स्टीप डिमांड हो जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनके कॉन्सेप्ट्स भी। क्वेश्चन नंबर 89, द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देर इज ओनली अ सिंगल बायर एंड ओनली अ सिंगल सेलर इज नोन एज बायलेटरल मोनोपोली। बायर की भी मोनोपोली है, सेलर की भी मोनोपोली है। चैप्टर नंबर 4 में ना, बिल्कुल जहाँ चैप्टर ओवर हो रहा है, एंड में सिर्फ इसकी डेफिनेशन दे रखी है, तो जिसकी भी, इन सब की भी डेफिनेशंस दे रखी है, ज़रूर पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 89th क्वेश्चन के बाद हम करेंगे 90th क्वेश्चन। इफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज 6700 और डेप्रिसिएशन गिवन है, व्हाट विल बी एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो जीडीपी में मैं क्या करूँगी, डेप्रिसिएशन को माइनस, है ना, ग्रॉस में से हम माइनस करेंगे ताकि हमारा नेट आ जाए। तो 6700 में से हम माइनस कर देंगे 530, सो आंसर विल बी 6170। क्वेश्चन 91, सपोज द कंजम्पशन कर्व इज C is equal to 30 plus 0.5y, I is 12 plus 0.15y, what will be the equilibrium level of income। इक्विलिब्रियम पे S equal to I होता है, S इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैं S C से निकाल लूँगी। S कैसे करते हैं हम, -30 प्लस 0.5y, कैसे करा मैंने, C होती है C बार प्लस बी वाई, और S का फंक्शन होता है माइनस C बार, तो मैंने -30 कर दिया, 1 माइनस बी वाई, तो ये 0.5 था ना, 1 माइनस 0.5 भी 0.5 ही होगा, तो -30 प्लस 0.5y। इसको हम I से इक्वेट कर देंगे, और जैसे ही हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हमें मिल जाएगा हमारा y। सॉल्व कर लेते हैं इसको, -30 माइनस 12 इज इक्वल टू 0.15y माइनस 0.5y, और यहाँ मुझे लगता है कई बच्चे गलती करे होंगे, ये 15 और 5 है, कईयों ने इसको ऐसे लिख दिया होगा 0.10y। यहाँ बड़ा केयरफुल रहे, ये 0.15 है, राइट साइड है डेसिमल की, ये हो जाएगा -42 इज इक्वल टू, ये हुआ 0.15 माइनस 0.5 विच इज़ -0.35y। 42/0.35, तो ये आ रहा है 120, आंसर विल बी 120। वैसे आप बच्चे ना एक बारी इसको ना, मतलब मैं वैसे ही जानना चाहती हूँ आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि अगर किसी बच्चे ने 0.10y, मैं कैलकुलेट करती हूँ, क्या वो ऑप्शन में है 420, है क्या ऑप्शन में, नहीं है, चलो नहीं है ऑप्शन में, बट प्लीज़ बी वेरी केयरफुल फॉर दी कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम की डेफिनेशन क्या होती है, कंबाइंड फैक्टर पेमेंट्स विच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। मिक्स्ड इनकम बोलती है उसी को ही है। मिक्स्ड इनकम मीन्स कि बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है, सारे काम खुद कर रहा है, लेबर का काम भी खुद कर रहा है, एंटरप्रेन्योर का भी खुद काम कर रहा है, तो उसकी जो भी इनकम कमा रहे हैं, हम उसको मिक्स्ड में इसीलिए डालते हैं क्योंकि हम पता नहीं कर पाते कि उसमें कितना सैलरी है, कितना इंटरेस्ट है, उसने कितना रेंट के उसमें पैसे लिए हैं खुद से। 93, व्हाट डज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम रिप्रेजेंट। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है, जो आफ्टर पेइंग टैक्सेस आप मार्केट में उसको खर्च कर सकते हो। तो टोटल इनकम अर्नड बिफोर टैक्सेस नहीं, फॉल्स, डिस्पोजेबल तो होती है आफ्टर टैक्सेस। इनकम इंडिविजुअल्स हैव फॉर कंजम्पशन और सेविंग, एब्सोल्युटली राइट। टैक्सेस पे करने के बाद जो आपकी इनकम बचेगी, या तो आप उसको कंज्यूम करोगे या आप उसको सेव करोगे। क्वेश्चन नंबर 94, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट।
सॉरी नहीं नहीं, इन्फ्लेशन रेट नहीं, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, इन्होंने पूरा वर्ड लिखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसका एक और भी नाम होता है विच इज़ नोन एज प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 95, इफ जीडीपी डिफ्लेटर, तो अभी ये क्वेश्चन चैप्टर 6 के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। इफ जीडीपी डिफ्लेटर फॉर ईयर 20 is 140.75 and for 21 is 157.33, calculate the inflation rate। inflation rate का फॉर्मूला होता है करंट ईयर का डिफ्लेटर माइनस प्रीवियस ईयर का डिफ्लेटर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का डिफ्लेटर इनटू 100। तो ये हो जाएगा ये आ रहा है 11.78%। 11.78, बच्चे ने भी सही टिक करा, आंसर है सी। और ये हो गया हमारा 95th क्वेश्चन। कमिंग टू 96th क्वेश्चन, which method measures the contribution of each producing enterprise by consolidating the production of each industry less the intermediate purchases। कौन से मेथड में हम प्रोडक्शन कंसिडर करते हैं, विच इज वैल्यू एडेड मेथड, इट्स ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड। क्वेश्चन 97, इन द 3 सेक्टर मॉडल व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एडी कंजम्पशन। 3 सेक्टर में कौन कौन से होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट। तो हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म्स का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आंसर है सी। ये जो है ना सेविंग्स और इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, ये तो 4 सेक्टर में आते हैं, और इन्वेस्टमेंट को तो हम सॉरी सेविंग्स को तो हम कंसिडर ही नहीं करते, हम उसमें सी लेते हैं, हम डिमांड देख रहे हैं ना कितनी हम डिमांड कर रहे हैं, आंसर है सी। क्वेश्चन 98, अकॉर्डिंग टू केन्स केनेजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये वही चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 6। नेशनल इनकम डिपेंड्स अपॉन द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सॉरी इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, बेसिकली दिस वर्ड मैटर्स। एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड जहाँ पे आपका एडी और एएस मीट करता है, सॉरी जहाँ पे आपका एएस ना ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ऊपर से नहीं, एडी किसी वाई एक्सिस के एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो जहाँ पे ये मीट करते हैं इसको हम जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट आर द 3 फेजेस इंक्लूडेड इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, प्रोडक्शन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन इन द कॉम्पिटिशन ऑफ द नेशनल इनकम। चैप्टर 6 सबसे पहला कह रहा है इशू ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स, तो ये तो एक इशू है, दिस इज़ ट्रू, पता ही नहीं चलता किसने ट्रांसफ़र पेमेंट करी है किसने नहीं करी। सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, ये भी ट्रू है कि ड्यूरेबल गुड्स की हर साल सर्विस और मेंटेनेंस तो हमें करनी होती है ना, बट वो कंसिडर नहीं कर पाते हम, मतलब मुश्किल होता है टू कंसिडर कि कितनी उसकी, मतलब ड्यूरेबल गुड एक बार आपने खरीद लिया लेकिन बाद में उसकी कितनी सर्विस कॉस्ट आ रही है। सी, डिफ़िकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, हमें समझ नहीं आता कि जीडीपी तो बढ़ गई है लेकिन क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है या नहीं हुई। क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये फॉल्स है, जीडीपी कैलकुलेट करते समय क्वालिटी को नहीं कंसिडर किया जाता है। और ये गाइस हमारे ख़त्म होते हैं 100 क्वेश्चंस जो सितंबर अटेम्प्ट में पूछे गए थे। अगर मेरा रिव्यू रहेगा इस क्वेश्चन पेपर पे तो इट वाज लाइक अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 15 क्वेश्चंस वर मेमोरी बेस्ड, लाइक चैप्टर 10 की स्कीम्स, ईयर्स वगैरह। तो अगर 15, अगर कोई बच्चे ने मेमोरी बिल्कुल भी नहीं कर रखी तो 85 तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे, 80 प्लस तो हर एक बच्चे को इजीली क्रैक डाउन करना चाहिए। पेपर वाज अ वेरी एवरेज या बिलो एवरेज कहूँगी, टफ तो कुछ था ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इतने डिफिकल्ट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी बुक में, बट एक एवरेज पेपर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच जी, बाय बाय।